कहानी की शुरुआत होती है सन 1968 में, जहां दो मशहूर एपिडेमोलॉजिस्ट यानी महामारी पर शोध करने वाले वैज्ञानिक एक टॉक शो में सम्मिलित हुए थे। उनमें से एक वैज्ञानिक बता रहे थे कि पुराने समय से ही बैक्टीरिया और वायरस इंसानों में महामारियां फैलाते आए हैं और इन महामारियों से हर बार लाखों लोग मारे भी गए हैं। हालांकि अंत में इंसान उनसे बचने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है, लेकिन उनसे भी खतरनाक एक ऐसा सूक्ष्म जीव इस धरती पर मौजूद है जिसने अगर महामारी का रूप ले लिया तो वो पूरी मानव जाति का अंत कर सकता है। वैज्ञानिक की ये बात सुनकर वहाँ बैठे लोगों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं। शो का होस्ट वैज्ञानिक से पूछता है कि आखिर बैक्टीरिया और वायरस से भी खतरनाक क्या हो सकता है, जिस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया से भी खतरनाक जीव है फंगस। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। सबको लगता है कि वैज्ञानिक मजाक कर रहे हैं। होस्ट पूछता है कि आखिर फंगस जैसी मामूली सूक्ष्म जीव वायरस और बैक्टीरिया से भी खतरनाक कैसे हो सकते हैं। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि आपने LSD नामक ड्रग्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे नशीली ड्रग्स में से एक है। यह हमें एर्गट नामक फंगस से मिलती है। वैसे ही साइलोसिबन नाम की एक और बेहद नशीली ड्रग भी हमें फंगस से ही मिलती है। ये ड्रग्स सीधा हमारे दिमाग पर असर करते हैं। अब सोचिए कि वायरस और बैक्टीरिया तो हमें सिर्फ बीमार कर सकते हैं, लेकिन फंगस हमारे दिमाग पर असर कर उसमें बदलाव ला सकती है। इसके बाद वो वैज्ञानिक फंगस की एक खतरनाक प्रजाति से लोगों को अवगत कराते हैं। वो कहते हैं कि कॉर्डाइसेप्स नाम का एक ऐसा फंगस इस दुनिया में मौजूद है जो छोटे इंसेक्ट्स जैसे चींटी के शरीर में घुसकर उसके दिमाग में पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो चींटी के दिमाग को अपने कब्जे में ले लेता है और चींटी को अपने हिसाब से किसी कठपुतली की तरह चलाने लगता है। अब क्योंकि कॉर्डाइसेप्स को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो धीरे धीरे चींटी के शरीर से पोषण लेकर जीवित रहता है। वो चींटी को तब तक मरने नहीं देता जब तक कि वो अपना पूर्ण विकास न कर ले। अंत में वो कॉर्डाइसेप्स अपना पूर्ण विकास कर चींटी के मृत शरीर से बाहर निकलता है। उस वक्त कॉर्डाइसेप्स के शरीर से कई और सूक्ष्म कॉर्डाइसेप्स बाहर निकलकर हवा में विलीन हो जाते हैं और उनके संपर्क में आने वाली दूसरी चींटियों को अपना शिकार बनाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कई बार तो इन कॉर्डाइसेप्स से इन्फेक्टेड होकर चींटियों के झुंड समाप्त हो जाते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये कोई फिल्म के लिए बनाई गई कहानी नहीं है, बल्कि कॉर्डाइसेप्स नाम का ये फंगस सच में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वैज्ञानिक की ये बात सुनकर वहाँ बैठे दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बात तो सच है कि कॉर्डाइसेप्स छोटे जीवों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो इंसानी शरीर में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इंसानी शरीर के अंदर का टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है और कोई भी फंगस इतने ज्यादा टेम्परेचर में जिंदा नहीं रह सकता। इस पर पहले वैज्ञानिक कहते हैं कि क्या हो अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती और गर्म हो जाए और कॉर्डाइसेप्स जैसे फंगस विकसित होकर ज्यादा गर्मी सहन करने लायक बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो कॉर्डाइसेप्स को इंसानी शरीर की गर्मी भी रोक नहीं पाएगी और वे इंसानों के शरीर में घुसकर उनके दिमाग पर काबू पा लेंगे। उसके बाद उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा और वो एक के बाद एक बाकी लोगों को इन्फेक्ट करते जाएंगे ताकि अपनी प्रजाति को धरती के हर हिस्से में फैला सके। और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो आखिरी बचे इंसान को भी इन्फेक्टेड न कर दें। अगर ऐसा हुआ तो इस इन्फेक्शन के फैलने की तेज गति और फंगल इन्फेक्शन पर पर्याप्त रिसर्च उपलब्ध न होने के कारण इसका ना तो कोई इलाज होगा और ना ही इसे कोई रोक पाएगा। डॉक्टर की ये बात वहाँ बैठे सारे लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है और इसी के साथ शो खत्म हो जाता है। इसके 35 साल बाद कहानी साल 2003 में आती है। सितंबर की एक सुबह अलार्म की आवाज से सारा की नींद खुलती है। फिर वो अपने पिता के उठने से पहले ही उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। दरअसल आज उसके पिता का जन्मदिन था। सारा की माँ नहीं थी, वो अपने पिता जोल और अंकल टॉमी के साथ रहती थी। तभी उसके पिता जोल भी उठकर बाहर आते हैं। फिर दोनों बाप बेटी मजे से ब्रेकफास्ट का आस्वाद लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सारा के अंकल टॉमी भी वहाँ आते हैं। जोल और टॉमी रिटायर्ड सैनिक थे और अब वे दोनों मिलकर कारपेंट्री का काम किया करते थे। टॉमी उसे बताता है कि आज कंस्ट्रक्शन साइट पर उनके वर्कर्स नहीं आ रहे हैं, जिस कारण उन्हें आज डबल शिफ्ट करके वो काम खत्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सारा मायूस हो जाती है। वो चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन पर उसके साथ हों। हालांकि जोल उससे वादा करता है कि वो काम से जल्दी ही घर आ जाएगा और फिर वे साथ में जन्मदिन मनाएंगे। इसी बीच रेडियो पर एक खबर आती है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किसी कारण बमबारी की जा रही है, जिस कारण US गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को भी सतर्क रहने की नसीहत दी है। हालांकि जोल और टॉमी इसे रोजमर्रा की युद्ध घटना समझकर इस खबर को इग्नोर करते हुए काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। सारा भी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। जाने से पहले सारा जोल की पुरानी बंद घड़ी साथ ले लेती है और साथ ही उसके ड्रॉर से कुछ रुपए भी निकाल लेती है।
स्कूल खत्म होने के बाद सारा जोल की बंद घड़ी ठीक कराने घड़ी के दुकान में जाती है। उसी वक्त उसे सड़कों पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कहीं जाती हुई दिखाई देती हैं। तभी उस वॉच मैकेनिक की पत्नी भागती हुई कमरे से बाहर आती है और अपने पति को जल्दी से दुकान बंद करने के लिए कहती है। ये देखकर सारा को अजीब तो लगता है, पर उसकी घड़ी ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो बगैर सवाल किए दुकान से बाहर चली जाती है। जोल को घर आने में आज रात होने वाली थी, इसलिए सारा अपना वक्त बिताने के लिए अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। पड़ोसी के घर में पड़ोसी के अलावा उसकी बीवी, एक अपाहिज माँ और एक पालतू कुत्ता था। सारा वहीं पर अपना होमवर्क खत्म करती है और वक्त बिताने के लिए वहाँ रखी मूवीज की सीडीज देखने लगती है। तभी उसके पीछे बैठी पड़ोसी की अपाहिज माँ, जो पहले खाना खाने के लिए अपना मुंह तक नहीं खोल सकती थी, वो अचानक मुंह फाड़कर अजीब सी हरकतें करने लगती है। हालांकि सारा का उस पर ध्यान नहीं होता। वो पड़ोसी की बीवी से एक मूवी की कैसेट उधार लेती है और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है। घर जाते हुए उसे आसमान में ढेर सारे मिलिट्री जेट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर सारा के मन में डर की एक लहर सी दौड़ जाती है। वो जल्दी से अपने घर में जाती है और न्यूज देखने लगती है। हालांकि न्यूज में कोई बड़ी खबर ना देखकर उसके मन को तसल्ली मिल जाती है। काम की वजह से जोल को आने में काफी रात हो गई थी, जिस वजह से सारा नाराज हो जाती है। हालांकि जोल उसे किसी तरह से मना लेता है। फिर सारा अपने पिता को उनकी पुरानी घड़ी गिफ्ट करती है, जो उसने उन्हीं के पैसों से ठीक करवाई थी। सारा जानती थी कि जोल कभी भी खुद की जरूरतों का ध्यान नहीं रखता, इसलिए उसने जोल को बिना बताए घड़ी ठीक की थी। अपनी बेटी का अपने प्रति प्रेम देखकर जोल भावुक हो जाता है। इसके बाद सारा जोल को उसकी पसंदीदा मूवी कैसेट दिखाती है, जो वो अपने पड़ोसी के घर से लेकर आई थी, और फिर दोनों उस मूवी का मजा लेने लगते हैं। मूवी देखते देखते सारा सोफे पर ही सो गई थी। तभी जोल को उसके भाई टॉमी का फोन आता है। टॉमी कहता है कि बार में एक बदमाश से उसकी झड़प हो गई थी, जिस कारण पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। वो खुद को छुड़ाने के लिए जोल को पुलिस स्टेशन बुलाता है। अपने भाई की इस करतूत पर जोल को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने भाई से प्यार भी बहुत करता था, इसीलिए वो सारा को बगैर बताए उसे बिस्तर पर सुलाकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। फिर आधी रात के समय हेलीकॉप्टर और पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर अचानक सारा की नींद खुल जाती है। सारा शहर में चल रहे इस हंगामे के बारे में जानने के लिए टीवी शुरू करती है। टीवी पर एक वार्निंग दिखाई जा रही थी कि सबको घर के अंदर ही रहना है। घबराई हुई सारा जोल को आवाज लगाती है, पर जोल इस समय घर पर ना होने की वजह से वो और ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पड़ोसी का पालतू कुत्ता उनके दरवाजे पर खड़ा भौंके जा रहा था। उसे देखकर जब वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर हर तरफ हड़बड़ी मची हुई है। आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। ये देखकर सारा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तभी वो देखती है कि उनके पड़ोसी के घर का दरवाजा तो खुला हुआ है। ये देखकर वो उनके घर जाती है। डरी सहमी जब वो एक कमरे में पहुंचती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो देखती है कि पड़ोसी जख्मी हालत में कमरे के एक कोने में बैठा मदद के लिए आवाज लगा रहा था। सारा उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी एक फुसफुसाहट की आवाज सुनकर वो अपनी बगल में देखती है तो वहाँ का नजारा देखकर डर के मारे उसकी जैसे जान ही हलक में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस पड़ोसी की अपाहिज माँ अपनी ही बहू को कच्चा चबा रही थी। सारा की आहट सुनकर वो बुढ़िया अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसके मुंह से कुछ तंतु जैसी चीज बाहर निकल रही थी। न जाने कैसे वो बुढ़िया, जो पहले व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पाती थी, वो गुर्राती और भागती हुई सारा पर हमला कर देती है। सारा किसी तरह उससे बचती हुई घर से बाहर निकल आती है। उसी वक्त उसके पिता जोल और अंकल टॉमी भी वहाँ पहुँचते हैं। वो खूंखार बुढ़िया जैसे ही उन पर हमला करने आती है, जोल हाथ में पकड़े पाने से उसकी खोपड़ी तोड़ देता है। फिर वे लोग जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक उस बुढ़िया का बेटा और बहू, जिन्हें उसने काटा था, वो भी खूंखार दरिंदों में बदल गए थे। वो लोग भी गुर्राते हुए गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। टॉमी उन्हें कार से कुचलकर आगे निकल जाता है, लेकिन हैरानी की बात होती है कि कार से कुचलने के बावजूद भी वो दरिंदे मरते नहीं हैं। जोल और टॉमी सारा को लेकर किसी सुरक्षित जगह जाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि सारे शहर में तबाही मची हुई थी। वो देखते हैं कि लोग एक के बाद एक खूंखार ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे थे। जोल और टॉमी किसी तरह उनसे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आसमान से गिरता हुआ एक हवाई जहाज उनके सामने ही क्रैश हो जाता है, जिसका मलबा उछलकर गाड़ी से आ टकराता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। थोड़ी देर बाद जोल किसी तरह सारा को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक वो लोग खतरनाक ज़ॉम्बीज़ से घिर चुके थे। टॉमी के पास बंदूक थी, इसलिए वो जोल को कवर देते हुए सारा को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कहता है। सारा के पैरों में मोच आ गई थी, इसलिए जोल उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। वो लोग भागने का रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है।
ज़ॉम्बी उनको मारने के लिए उनके करीब पहुंच ही गया था कि तभी कोई उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। ये गोली एक मिलिट्री सोल्जर ने चलाई थी। वो सोल्जर जोल पर भी अपनी बंदूक तानता है। जोल उसे बताता है कि वे दोनों बाकी लोगों की तरह इन्फेक्टेड नहीं है और सारा के पैर में बस चोट लगी हुई है, लेकिन वो सोल्जर उनकी मदद करने के बजाय अपने ऑर्डर्स फॉलो करते हुए उन पर गोलियां चला देता है। खुशकिस्मती से तभी टॉमी वहां आकर सोल्जर को मौत के घाट उतारता है, लेकिन बदकिस्मती से सोल्जर की चलाई गोलियों ने सारा के पेट में छेद कर दिया था और वो जोल की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। इस घटना के 20 साल बाद कहानी 2023 में आती है। एक बच्चा दबे पांव चलता हुआ बोस्टन शहर की तरफ बढ़ रहा था। शहर अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। बड़ी बड़ी इमारतें अब मलबे में बदल चुकी थी। वो बच्चा चलता हुआ क्वारंटाइन जोन नाम की जगह तक पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद गवर्नमेंट ने लोगों की सुरक्षा के लिए दुनिया में जगह जगह पर क्वारंटाइन जोन बनाए थे। इन क्वारंटाइन जोन्स को चारों ओर से कंक्रीट की मोटी और ऊंची दीवारों से सुरक्षित किया गया था, ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति या ज़ॉम्बी क्वारंटाइन जोन के अंदर ना आ सके। साथ ही क्वारंटाइन जोन के चप्पे चप्पे पर हथियारबंद सोल्जर तैनात रहते थे, जिन्हें किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति को देखते ही उसे मार डालने के ऑर्डर्स दिए हुए थे। क्वारंटाइन जोन के बाहर तैनात सैनिक उस बच्चे को बेहोश होते हुए देखकर उसकी तरफ भागते हैं और उसे एक व्हील चेयर में बिठाकर क्वारंटाइन जोन में ले आते हैं। वहाँ पर एक पोस्टर लगा होता है जहाँ पे इस इन्फेक्शन का कारण कॉर्डाइसेप्स फंगस को ही बताया गया था, जिसके बारे में वैज्ञानिक इस कहानी की शुरुआत में बता रहे थे। तभी वहाँ एक लेडी सोल्जर उस बच्चे के पास आती है और उससे बड़े प्यार से बातें करने लगती है। वहीं पर उसका इन्फेक्शन टेस्ट भी किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो गया है। ये देखकर वो ऑफिसर्स उसे दवाई का इंजेक्शन लगाते हैं और उसे ये यकीन दिलाते हैं कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। वहीं क्वारंटाइन जोन के दूसरे हिस्से में गाड़ियां भर भर के इन्फेक्टेड लोगों की डेड बॉडीज लाई जा रही थी और कुछ वर्कर्स उन डेड बॉडीज को जलाने का काम कर रहे थे। उनमें से एक महिला वर्कर एक डेड बॉडी को देखकर ठिठक जाती है। वो एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी थी। ये वही बच्चा था जिसे थोड़ी देर पहले सोल्जर्स ने दवाई का इंजेक्शन लगाया था। दरअसल वो इंजेक्शन दवाई का नहीं बल्कि जहर का था, जिसने उस बच्चे को ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मौत की नींद सुला दी थी। असलियत तो ये थी कि इस इन्फेक्शन का अभी तक कोई इलाज ही नहीं आया था। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर दिया जाए। पर वो महिला एक बच्चे को आग में डालने से कतरा रही थी, इसलिए वो एक दूसरे वर्कर से मदद मांगती है। वो वर्कर कोई और नहीं बल्कि जोल था। इन 20 सालों में जोल ने इतने बुरे दिन देखे थे कि उसके अंदर की इंसानियत अब खत्म हो चुकी थी। वो बेझिझक उस बच्चे की डेड बॉडी को उठाकर सीधा आग में झोंक देता है। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। यूएस गवर्नमेंट गिर चुकी थी और उनकी जगह यूएस मिलिट्री ने सत्ता हथिया ली थी। यूएस मिलिट्री ने अपना नाम बदलकर फेडरल डिजास्टर रिस्पांस एजेंसी, इन शॉर्ट फेडरा कर दिया था और इसी नाम से वो अब शासन चला रही थी। उन्होंने ही शहर के बड़े हिस्सों को क्वारंटाइन जोन्स में बदल दिया था, जहां इन्फेक्शन से बचे हुए लोगों को कड़े कानूनों के साथ वहां रहना पड़ता था। उन्हें काम करने के बदले राशन कार्ड्स दिए जाते थे, जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। अगर कोई नागरिक क्वारंटाइन जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता या फिर किसी कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता, तो उसे सबके सामने बड़ी ही बेरहमी से फांसी पर लटका दिया जाता था। और लोगों ने भी ज़ॉम्बीज के डर से उस जगह को अपना लिया था। जोल ने उस जगह पर अपना अलग ही रुतबा कायम कर लिया था। वो क्वारंटाइन जोन में हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग किया करता था। उसके खरीदारों में क्वारंटाइन जोन के बड़े बड़े अपराधियों से लेकर फेडरा के करप्ट सोल्जर्स तक शामिल थे। जोल भी समय समय पर उनसे अपना काम निकलवाता था। इस बार जोल को अपने किसी काम के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी। ये वो समय था जब गाड़ियां सिर्फ मिलिट्री के लिए ही बनाई जाती थी, जिस कारण गाड़ियां एक दुर्लभ वस्तु बन गई थी। जोल ने एक सोल्जर से गाड़ी दिलवाने के बारे में बात कर रखी थी। ये सोल्जर जोल से ड्रग्स खरीदता था। गाड़ी का इंतजाम करने के लिए जोल ने उसे मोटी रिश्वत भी दी थी। सोल्जर उसे बताता है कि गाड़ी का इंतजाम हो गया है, जोल को बस उस गाड़ी में लगवाने के लिए बैटरीज का इंतजाम करना होगा। अगली सीन में हम कुछ स्मगलर्स को देखते हैं, जिन्होंने एक औरत को बंदी बना रखा था। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि उस बंदी औरत के बजाय वे स्मगलर ही बहुत डरे हुए थे और उस बंदी औरत से दया की भीख मांग रहे थे। दरअसल ये औरत जोल की साथी टेस है। जोल ने इन स्मगलर्स के लीडर रॉबर्ट को बैटरी का इंतजाम करने के लिए पैसे दिए थे और उससे बैटरी लेने के लिए अपने साथी टेस को उसके पास भेजा था। लेकिन रॉबर्ट एक नंबर का धोखेबाज आदमी था। उसने जोल से बैटरी के पैसे भी ले लिए और वो बैटरी किसी दूसरे ग्राहक को ज्यादा दामों में बेच दी। टेस जब रॉबर्ट के पास बैटरी लेने पहुंची तो रॉबर्ट के लड़कों ने बिना रॉबर्ट को बताए टेस को बुरी तरह से पीटा और उसे बंदी बना लिया।
रॉबर्ट को जब ये बात पता चली कि उसके लड़कों ने टेस को बंदी बना लिया है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक तो पहले ही उसने जोल का पैसा डुबा दिया था, ऊपर से उसके लड़कों ने टेस की ये हालत कर दी। उसे पता था कि जैसे ही ये बात जोल को पता चलेगी जोल उसकी चमड़ी उधेड़ देगा। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब टेस उसे आश्वासन देती है कि अगर वो उसे जाने देता है तो वो जोल से उसकी शिकायत नहीं करेगी। रॉबर्ट भी उसे आजाद करने के लिए मान जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो टेस को आजाद कर पाता वहाँ एक जोर का धमाका होता है जिसमें रॉबर्ट के आदमी मारे जाते हैं और रॉबर्ट वहाँ से भाग निकलता है। टेस भी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि फेडरा और फायरफ्लाइज ग्रुप के बीच गोलीबारी चल रही थी। फायरफ्लाइज ग्रुप दरअसल एक क्रांतिकारी संगठन था जो लोगों को फेडरा की हुक्मशाही से आजाद करना चाहता था और फिर से लोकतंत्र प्रस्थापित कराना चाहता था। टेस गोलीबारी से किसी तरह बचते बचाते निकलने की कोशिश करती है, पर फेडरा के सोल्जर्स उसे फायरफ्लाइज की मेंबर समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ फायरफ्लाइज के ठिकाने पर उन लोगों ने एक लड़की को बंधक बना रखा था। वे लोग उस पर कोई रिसर्च कर रहे थे। फायरफ्लाइज ग्रुप न सिर्फ एक क्रांतिकारी संगठन था बल्कि उनके पास वैज्ञानिकों की टीम भी थी जो इस इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी फायरफ्लाइज की एक वैज्ञानिक कमरे के अंदर आती है और उस लड़की से कुछ रूटीन सवाल पूछती है, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स पूछना या उस लड़की का नाम पूछना। रोज की तरह वो लड़की उन्हें अपना नाम वेरोनिका बताती है। वेरोनिका रोज के इस घिसे पीटे रूटीन की वजह से परेशान हो गई थी। वे उन्हें धमकी देती है कि वे लोग उसे छोड़ दें, नहीं तो फेडरा के लोग उसे ढूंढते हुए कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। हालांकि उन लोगों पर वेरोनिका की धमकी का कोई असर नहीं होता। उधर जोल अपने भाई टॉमी की खबर लेने रेडियो स्टेशन आया था। दुनिया में अब टेलीफोन, मोबाइल फोन के टावर्स मौजूद नहीं थे। लोगों को दूर रहने वाले उनके दोस्त रिश्तेदारों को अब रेडियो से मैसेज भेजना पड़ता था। रेडियो ऑपरेटर थोड़े से पैसे लेकर ये काम कर देता था। रेडियो ऑपरेटर जोल को बताता है कि टॉमी पहले तो 1-2 दिन में ही जोल के मैसेजेस का जवाब भेज देता था, पर इस बार 3-4 हफ्तों से उसका कोई अता पता नहीं है। जोल ऑपरेटर से वो लोकेशन का पता करता है जहाँ से टॉमी ने आखिरी बार मैसेज भेजा था, ताकि वो खुद वहाँ जाकर टॉमी का पता लगा सके। जोल गाड़ी का इंतजाम भी इसीलिए कर रहा था। फिर वो घर जाकर अपने हथियार निकालता है और वहाँ से जाने की प्लानिंग करने लगता है। उसी रात टेस जेल से छूटकर जोल के पास आती है और जोल को रॉबर्ट की धोखाधड़ी के बारे में सब बता देती है कि कैसे रॉबर्ट ने उनके पैसे लेकर बैटरी दूसरे ग्राहक को बेच दी है, जिसे सुनकर जोल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जोल रॉबर्ट की इस हरकत के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन टेस उसे समझाती है कि ये वक्त लड़ाई का नहीं है। उन्हें पहले ये पता लगाना होगा कि रॉबर्ट उस बैटरी को किसे बेचने वाला है, ताकि वो लोग चुपके से उस बैटरी को चुरा सके। दूसरी तरफ फायरफ्लाइज के ठिकाने पर फायरफ्लाइज की लीडर मैरिलिन अपनी साथी को अपनी एक गुप्त योजना के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि उसने उस बच्ची वेरोनिका को इसलिए बंदी बनाया है क्योंकि वो फायरफ्लाइज का मिशन पूरा करने में उनकी मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें वेरोनिका को बोस्टन शहर से निकालकर पश्चिम की तरफ उनके दूसरे फायरफ्लाइज ग्रुप तक ले जाना होगा। ये कहकर मैरिलिन वेरोनिका के पास चली जाती है। उधर टेस अपने एक खबरी को पैसे देकर उस जगह का पता लगा लेती है जहां रॉबर्ट अपने नए ग्राहक को बैटरी बेचने वाला था। फिर टेस और जोल चुपके से उन लोगों के अड्डे में घुसकर बैटरी चुराने का प्लान बनाते हैं। उसी वक्त फायरफ्लाइज के ठिकाने पर वेरोनिका जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। तभी मैरिलिन वहां आ जाती है और उसे आजाद करके उसे उसका बैग भी थमा देती है। यहाँ तक कि मैरिलिन उसे उसके असली नाम यानी कि एली कहकर पुकारती है। मैरिलिन जानती थी कि उस बच्ची ने उन्हें अपना नाम गलत बताया था। उसका असली नाम एली है। मैरिलिन एली को इसलिए जानती थी क्योंकि बचपन में उसी ने उसे फेडरा के मिलिट्री स्कूल में भर्ती करवाया था ताकि एली बाहर के खतरों से सुरक्षित रह सके, लेकिन इसके आगे वो एली को कुछ नहीं बताती। इसके बाद मैरिलिन एली को शहर से दूर ले जाने की तैयारी करने लगती है। इधर जोल और टेस भी मेट्रो टनल के रास्ते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बैटरी की डील होनी थी। जब वो पीछे के दरवाजे से बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर किसी ने बैटरी के डीलर रॉबर्ट और उसके सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट उन लोगों को एक खराब बैटरी बेचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो मारा गया। लेकिन उसे जिन लोगों ने मारा था वो अभी भी वहाँ मौजूद थे। जोल और टेस दबे पांव उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक दरवाजे से निकलकर एली चाकू से जोल पर वार करती है, पर जोल तुरंत वहाँ से हट जाता है और एली की चाकू छीनकर उस पर अपनी बंदूक तान देता है। उसी वक्त जोल को पता चलता है कि रॉबर्ट जिसे बैटरी बेचने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि फायरफ्लाइज की लीडर मैरिलिन ही थी। जोल और मैरिलिन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे,
पता चलता है कि जोल का भाई टॉमी अब फायरफ्लाइज के साथ काम करता है और मैरिलिन ने ही उसे इस काम के लिए राजी किया था। जोल उसे बताता है कि उसे टॉमी को ढूंढने जाना है, जिसके लिए उसे एक ट्रक की जरूरत है। मैरिलिन भी उसे बताती है कि वो एली को शहर से निकालकर फायरफ्लाइज के सुरक्षित ठिकाने पर ले जाना चाहती है, इसीलिए उसे भी ट्रक बैटरीज की जरूरत थी। लेकिन रॉबर्ट के गुंडों के साथ लड़ते वक्त मैरिलिन घायल हो चुकी थी और अब वो खुद इस काम को पूरा करने के काबिल नहीं है। इसीलिए वो जोल से एक डील करती है कि अगर वो लोग एली को क्वारंटाइन जोन से सुरक्षित निकालकर स्टेट हाउस नाम की जगह पर ले जाएंगे, जहां फायरफ्लाइज के कुछ मेंबर्स एली को ले जाने आए हुए हैं, तो वहां पहुंचने के बाद फायरफ्लाइज की टीम उन्हें एक ट्रक बैटरी और उसके साथ बहुत सारे हथियार भी देंगे, जिसे लेकर वो टॉमी को ढूंढने जा सकता है। अब क्योंकि जोल और टेस के पास ट्रक बैटरीज हासिल करने का और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो मैरिलिन की ये डील मंजूर कर लेते हैं। इसके बाद जोल और टेस एली को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे क्वारंटाइन जोन से बाहर कैसे निकालना है, इस पर चर्चा करने लगते हैं। वे लोग फैसला करते हैं कि रात होने पर वे लोग एली को लेकर वहां से निकलेंगे। इसी बीच एली घर में रखे सामान को देखकर समझ जाती है कि जोल और टेस स्मगलर्स हैं। साथ ही उसे वहां एक गानों की किताब भी मिलती है और उस किताब में एक पर्ची जिसमें बिल और फ्रैंक के नाम का जिक्र था और थे कुछ कोड वर्ड्स, जैसे कि अगर बिल और फ्रैंक रेडियो के जरिए 60s के गाने का सिग्नल भेजते हैं, उसका मतलब था कि उनके पास स्मगल करने के लिए कोई नया माल नहीं है, और अगर वे 70s के किसी गाने का सिग्नल भेजते हैं तो उसका मतलब था कि उनके पास नया माल आ चुका है। लेकिन 80s के गानों के सामने सिर्फ एक रेड क्रॉस किया हुआ था। जब जोल कमरे के अंदर आता है तब एली उसे इसका मतलब पूछती है, पर जोल उसे कुछ नहीं बताता और एली के हाथ की किताब को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर लेट जाता है। इसी तरह रात हो जाती है। जब जोल की नींद खुलती है तो एली उसे बताती है कि जब वो सो रहा था तो रेडियो पर 80s का एक गाना बजा था। ये सुनकर जोल कुछ परेशान सा हो जाता है, जिससे एली समझ जाती है कि 80s के गानों का मतलब किसी बड़ी मुसीबत से है। ये पता लगाने के लिए ही एली ने जोल से झूठ बोला था। तभी टेस भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि उनके निकलने का टाइम आ गया है। वो लोग चुपके से एक सुरंग के जरिए क्वारंटाइन जोन के बाहर आ जाते हैं। वो लोग बचते बचाते वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी फेडरा का एक सोल्जर उन्हें देख लेता है। ये वही सोल्जर था जिसे जोल ड्रग्स बेचा करता था। जोल उससे विनती करता है कि वो उन्हें जाने दे और बदले में वो उसे आधे पैसे और आधे ड्रग्स भी देंगे, पर वो सोल्जर उनसे सारे पैसे और सारे ड्रग्स हड़पने के चक्कर में था। वो उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें घुटनों के बल बिठाकर उनका इन्फेक्शन टेस्ट करने लगता है। वो पहले टेस और जोल का टेस्ट करता है। वो दोनों सेफ होते हैं, लेकिन जब वो एली का टेस्ट करने जाता है तब एली अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके पैर में घुसेड़ देती है, जिसके बाद वो सोल्जर गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन जोल बीच में आकर उसे गोली चलाने से रोकता है। हालांकि जोल के बहुत समझाने पर भी वो सोल्जर नहीं मानता। उसी वक्त जोल को अपनी बेटी की याद आ जाती है कि कैसे एक सोल्जर ने उसकी बेटी पर गोली चलाकर उसे मार दिया था। ये सोचकर जोल अपना आपा खो देता है और उस ऑफिसर पर टूट पड़ता है। जोल उसे मार मार कर उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता है। एली जोल के इस रूप को देखकर भौचक्की रह जाती है। इसी बीच सोल्जर का इन्फेक्शन डिटेक्टर रेड सिग्नल देने लगता है, जिसका मतलब था कि एली भी इन्फेक्टेड थी। यह देखकर टेस घबरा जाती है और जोल से उसे मारने को कहती है। एली उन्हें समझाती है कि वो पिछले 3 हफ्ते पहले से ही इन्फेक्टेड है, पर उसके शरीर पर इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हो रहा है। वैसे तो कॉर्डाइसेप्स फंगस 24 घंटों के अंदर ही इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल करके उन्हें ज़ॉम्बी बना देता है, लेकिन उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ था। ये जानकर भी टेस और जोल को तसल्ली तो नहीं होती, पर उस वक्त उन सब की भलाई इसी में थी कि वे लोग जल्दी से जल्दी क्वारंटाइन जोन से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि फेडरा के लोग किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते थे। इसीलिए वे लोग तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। जोल वहां से जाते हुए उस सोल्जर की बंदूक भी अपने साथ ले जाता है। एपिसोड के अंत में जोल के घर पर सालों से शांत पड़े रेडियो में अचानक 80s का गाना बजने लगता है। ये बिल और फ्रैंक द्वारा भेजा हुआ रेडियो सिग्नल था, जिसका मतलब था कि कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। इसी के साथ लास्ट ऑफ अस सीरीज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। वो रेडियो किस मुसीबत के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रहा है, एली के ऊपर कॉर्डाइसेप्स फंगस का असर क्यों नहीं हुआ, और क्वारंटाइन जोन के बाहर जोल कितने खतरों का सामना करने वाला है जो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक है। आगे चलकर ये सीरीज अपने साथ कई राज खोलने वाली है। जानने के लिए देखना ना भूलें इस सीरीज का अगला एपिसोड। धन्यवाद।